रीवा में रविंद्र और राजू नाम के दो भाई हुआ करते थे। एक पान की दुकान पर दोनों भाई काम करते थे। खासा पैसा तो नहीं कमाते थे, पर दाल रोटी का खर्च चल जाता था। राजू छोटा भाई था और रविंद्र बड़ा भाई था। राजू, क्या कर रहा है? सुबह के 7 बज गए। जल्दी उठ और जाकर दुकान खोल। उठ रहा हूँ भैया। रात को बर्तन धोते वक्त उंगली कट गई थी। उसका दर्द पूरी रात सोने नहीं दिया। तो जाकर अस्पताल में दिखा लेना, फिर दुकान खोल लेना। रविंद्र आराम से 10 बजे के आसपास दुकान पर आया करता था और आकर कमाई का हिसाब लेकर चला जाता था। एक दिन दोनों भाई में दुकान के हिसाब को लेकर झगड़ा हो गया। ये 50 रुपये का पान किसे बेच डाला जो तू लिखा है? हर ग्राहक का चेहरा याद नहीं रहता। तो उसका हिसाब किधर है? उधारी करके गए होंगे वो। तू चोरी करता है, झूठ बोलता है। निकल जा यहाँ से। राजू दुकान छोड़कर चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में राजू काफी दूर आ गया था। उसे खुद नहीं मालूम था वो कितना ज्यादा अंदर आ गया। वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। ये क्या कर दिया मैंने? अब वापस कैसे जाऊं? रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझको। अंधेरा होने लग गया था। राजू अब घबरा गया था। अंधेरा होने वाला है। अगर रास्ता खोजने निकलूं और कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए तो? नहीं, मैं रात कहीं छिपकर गुजारा कर लेता हूँ। राजू ने एक पेड़ पर चढ़कर उसी पे रात कटाने का व्यवस्था बना लिया। रात हो चुकी थी। उल्लुओं ने आवाज करना शुरू कर दिया था। ये कैसी आवाज आ रही है? शायद उल्लू है। हाँ, ये उल्लू की ही आवाज है। फिर गड़गड़ाहट की आवाज हुई। इतनी भाग दौड़ और रास्ता खोजने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, इसीलिए ये मेरा पेट भी आवाज कर रहा है। अब इस जंगल में खाना किधर से लाऊं? तभी थोड़ी देर में राजू को उसी पेड़ के एक कोह में नजर पड़ी। उसमें एक रोटी रखी हुई थी। ये क्या? इसमें तो रोटी रखी है और ताज़ा भी लग रहा है। राजू थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया और फिर सोचने लगा, इस भीषण जंगल में, इस खोह में रोटी कौन छोड़ सकता है भला? शायद पंछी उड़ाकर ले आए होंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। चलो, खाकर भूख को कम कर लेता हूँ। आज का नसीब इतना ही है। भूखे नहीं सोना पड़ेगा कम से कम। राजू ने रोटी को जैसे ही हाथ में उठाया, उस कोह में 2 पत्ते टूट कर गिरे और जैसे ही राजू पत्ते उठाकर उस पर वही रोटी रखकर खाने लगता है, वो पत्ते गर्मा गर्म रोटी बन गए। ये रोटी तो जादुई है। इसे छूते ही पत्ते गरम रोटी बन गए। राजू ने वो गर्म रोटी खाई। अरे वाह, इस रोटी का स्वाद तो लाजवाब है। किसी सब्जी की जरूरत ही नहीं है साथ में। इंसान यूं ही खा सकता है। राजू ने उस कोह में 1-2 पत्ते और डालकर उसको रोटी बनाकर खाया और उस जादुई रोटी को वही कोह में रहने दिया। ये रोटी यहीं सुरक्षित रहेगी। इसे कहीं ले जाऊंगा तो दूसरों को पता चल जाएगा। वैसे भी कौन आएगा इतने भीषण जंगल में। रोटी खाकर राजू सोने को सोचा। चलो, अब सो जाते हैं। सुबह देखते हैं क्या करना है। सुबह होते राजू की थकान भी मिट चुकी थी। वो कुछ पत्तों से रोटियां बनाकर अपने साथ रख लिया और रास्ता खोजने में निकल गया। अगर रास्ता फिर भटक गया तो ये रोटियां मेरे काम आएंगी। वो रास्ते खोजते हुए जंगल के बाहर एक हाईवे पर पहुंच गया। शायद वो सड़क है, चलकर देखता हूँ। जादुई रोटी जिस पेड़ की कोह में रखी थी वो भटक न जाए, इसलिए राजू ने रास्ते में निशान लगा दिए थे। हाईवे पर एक ढाबा था। राजू वहां काम मांगने के सिलसिले पूछताछ करने गया। कोई काम मिलेगा सर जी? भाई ने घर से निकाल दिया है। बेटा, वैसे भी इस जंगल को देखकर हाईवे में गाड़ियां कम रुकती है। जो रुकती हैं वो सब रोटी खाने के लिए रुकती हैं। तू रोटी बना सकता है तो यहीं रुक जा। खुद भी खाना और ग्राहकों को भी खिलाना। मुनाफे में तेरी पगार भी बनेगी। उस ढाबे पर रोटी बनाने वाला मिस्त्री काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, मैं रोटी बना तो दूंगा, पर उसको मैं यहाँ ढाबे पर नहीं बनाऊंगा। मेरी अपनी जगह से बनाऊंगा।
मुझे रोटी से मतलब है, जैसे लगे खिलाना। अगले दिन रोजाना सुबह राजू जंगल से रोटियां बनाकर लाने लगा। वाह, यहाँ की रोटी का स्वाद लाजवाब है। ये लीजिए 50 रुपये एक्स्ट्रा टिप इन स्वादिष्ट रोटियों के लिए। शुक्रिया सर जी, सब हमारे इस राजू का कमाल है। इस तरह से राजू की रोटी पूरे शहर में मशहूर हो गई। ढाबा शानदार चलने लगा। ढेर सारे बस और ट्रक ढाबे पर रुकने लग गई। राजू जादुई रोटी पेड़ के पत्तों से रोटी बनाने के साथ साथ वहीं पर नए पेड़ लगाने भी चालू कर दिया। नाम मशहूर होने के बाद रावेंद्र भी राजू से अपनी गलती की माफी मांगने आ गया। हो गया राजू, अब तू बड़ा आदमी बन गया है। मुझसे भी भूल हो गई थी, तुझे निकालना नहीं था मुझे। कोई बात नहीं भैया, अब यहाँ ग्राहक आने लग गए हैं। पान की दुकान को यहाँ लगा दीजिए। वैसे भी वहाँ ग्राहकी नहीं थी। और फिर रावेंद्र उस ढाबे के पास ही पान की दुकान लगा लिया। मगर जैसे ही रावेंद्र पान की दुकान लगाता है, कुछ लोग वहां आते हैं। अरे सुनो, ये जमीन हमारी है, तुम यहाँ अपना दुकान कैसे लगा सकते हो? जल्द से जल्द अपना दुकान हटाओ यहाँ से। जी, मेरा भाई यहीं सामने ढाबे पे काम करता है, इसीलिए मैंने भी यहीं पास में अपनी दुकान लगा ली है। अरे वो हम नहीं जानते, तुम्हें जो भी करना है करो, मगर यहाँ से अपनी दुकान हटाओ, वरना मजबूरन हमें तुम्हारा दुकान तोड़ना पड़ेगा। जी, कोई तरीका नहीं जिससे मुझे ये दुकान नहीं हटाना पड़े? हाँ, तरीका तो है। तुम ये जमीन खरीद लो, हम पैसे लेकर चले जाएंगे, फिर तुम अपना दुकान लगा सकते हो। 2 दिन में हम वापस आएंगे, दुकान नहीं हटा तो तोड़ देंगे। सभी जाने लगते हैं और तभी वहां राजू आता है। कौन थे ये लोग और क्या कह रहे थे? भाई, मुझे ये दुकान हटाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पान नहीं बेच सकता। क्यों भैया, क्या हुआ? उन्होंने कहा है ये ज़मीन उनकी है, इसीलिए जल्द से जल्द मैं ये दुकान हटा दूं, और अगर ये दुकान चाहिए तो उनकी ज़मीन खरीदनी होगी। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो मैं ये ज़मीन खरीद सकूं। वो लोग 2 दिन में वापस आएंगे और दुकान तोड़ कर जाएंगे। रावेंद्र दुखी होकर वापस घर जाने लगता है। सुन भाई, अब मेरा यहाँ कुछ काम नहीं, तुम अपना काम करो, मन लगा कर करो। मैं इस दुकान को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए कुछ दिन बाद तुमसे मिलने आऊँगा। जी भैया, ठीक है। 2 दिन बीत जाते हैं। रावेंद्र राजू से मिलने ढाबे पर आता है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी दुकान चलाइए। भाई, तू भी क्या मजाक कर रहा है? अब तक तो उन लोगों ने दुकान तोड़ ही दिया होगा। अच्छा, एक बार जाकर तो देखिए। रावेंद्र देखता है उसका पान का दुकान एकदम सही सलामत था। अरे, ये कैसे हो गया? भैया, मैंने उनसे ये ज़मीन खरीद ली है। अब आप आराम से अपना दुकान चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या सच में? भगवान तेरे जैसा भाई सबको दे। रावेंद्र पान बेचने का काम करने लगता है और राजू रोटी का। वाह, एक तो इतना बढ़िया रोटी इस ढाबे की, उसके बाद पान खाने का अलग ही मजा है। जरूर साहब, बताइए क्या लेंगे पान में? कथिया चूना सुपारी के साथ बढ़िया पान खिलाओ भैया। अभी लीजिए साहब। इस तरह से आगे चलकर ढाबे वाला राजू और पान वाला रावेंद्र अपने अपने काम से सभी धनवान हो गए। राजू ने अपनी जादुई रोटी से ढाबे की किस्मत चमकाई और राजू की वो जादुई रोटी की वजह से रावेंद्र का पान दुकान चल उठा। राजू यूं ही पत्तों को रोटियां बनाकर आगे भी पेड़ लगाता रहा। ये कहानी मधुपुर नाम के गांव की है, जहां अंजलि अपनी मां किशोरी के साथ रहती है। किशोरी गांव के कुछ अमीर घरों में बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन गांव के मुखिया का लड़का समीर शहर से गांव आता है। वो बहुत ही घमंडी होता है। एक दिन जब अंजलि अपनी माँ के साथ बाजार आ रही होती है, तभी समीर अपनी कार से दोनों के ऊपर कीचड़ उछाल देता है। ये देखकर, दिखाई नहीं देता है क्या, अंधा कहीं का? ये सुनते ही किशोरी अपनी बेटी को रोकते हुए बोलती है, बेटी ऐसा मत कहो, वो मुखिया जी का बेटा है, कल ही शहर से गांव आया है। तो क्या हुआ माँ,
अगर वो मुखिया का बेटा है तो हम गरीबों के साथ कुछ भी कर सकता है। इतने में समीर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अंधा कहो? जब तुम्हें रास्ते पर चलते हुए इंसान दिखाई नहीं देते तो तुम्हें अंधे ही कहेंगे ना। ये सुनकर तुम्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। समीर घर जाकर अपने पिता को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर मुखिया जी गुस्से में कहते हैं, इतनी हिम्मत उस लड़की की, मैं उसे और उसकी माँ दोनों को सबक सिखाता हूँ। अगले दिन मुखिया के कहने पर किशोरी को सब अपने घर के काम पर आने के लिए मना कर देते हैं। ये सब सुनकर किशोरी और अंजलि दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर, माँ अब हम क्या करेंगे? बेटी तू चिंता मत कर। भूखे प्यासे दोनों चल रही होती है। तभी किशोरी को एक ढाबा दिखाई देता है और वो ढाबे के पास जाती है और वहाँ काम मांगती है। ढाबे का मालिक उसे काम दे देता है। किशोरी काम करके ढाबे से खाना लेके आती है और अंजलि को देती है। तभी वहाँ एक पागल औरत आती है और भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। किशोरी और अंजलि उसे अपने हिस्से का खाना दे देती है। वो औरत पेट भरकर खाना खा लेती है और बची हुई एक रोटी से एक जहाज बनाकर खेलने लगती है। उसे ऐसा करता देख किशोरी और अंजलि को भी खुशी होती है। वो दोनों भूखे पेट घर जाने लगती है। तभी वो औरत अंजलि के हाथों में वो रोटी का जहाज रख देती है। उसे देखकर, इसे आप ही रख लो, जब भूख लगेगी तो फिर से खा लेना। नहीं नहीं, इसे तू ही रख ले। ऐसा कहकर हंसते हुए वो औरत वहां से चली जाती है। अंजलि और किशोरी उस रोटी जहाज को लेके घर की तरफ चल रही होती है। तभी अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ ये रोटी जहाज कितनी अच्छी लग रही है ना। काश ये सच में एक जहाज बन जाता और हम दोनों इस पर बैठकर अपने घर पहुंच जाते। कितना अच्छा होता ना माँ। ये सुनकर किशोरी अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, बेटी ये सब कहानियों में होता है। उसके ये कहते ही रोटी जहाज एक बहुत बड़े जहाज के रूप में बदल जाता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाती है और माँ ये जादुई रोटी जहाज है। हाँ बेटी, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ कहानियों में ही होता है। माँ की बात सुनकर, माँ चलो जल्दी से इस रोटी जहाज में बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों उस जादुई जहाज रोटी में बैठ जाती है और अपने घर आ जाती है। जादुई रोटी जहाज से उतरते ही वो जादुई रोटी जहाज वापस अपने छोटे आकार में बदल जाता है। अंजलि उसे उठाकर कहती है, जादुई रोटी जहाज, हमें भूख लगी है, हमारे खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान ले आओ। उसके कहते ही जादुई रोटी जहाज के अंदर से अलग अलग पकवान आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से सारा खाना खाने लगती है। अगले दिन से दोनों की सारी परेशानी दूर हो जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन अचानक गांव में बहुत बारिश होने लगती है। गांव के नदी के पानी का बहाव बहुत बढ़ जाता है और उसमें गांव के कुछ डूबने लगते हैं। तभी वहां से एक आदमी मदद के लिए चिल्लाते हुए भागता है। ये सुनकर, बेटी हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है माँ, चलिए। अंजलि जादुई रोटी जहाज को अपना जादू दिखाने को बोलती है और उसके बोलते ही जादुई रोटी जहाज बहुत बड़ी रोटी जहाज में बदल जाती है। दोनों जल्दी से उसमें बैठकर नदी के पास जाती है और उन लोगों की जान बचा लेती है। इस वजह से अब पूरे गांव में सारे लोग दोनों की खूब प्रशंसा करने लगते हैं। ये खबर समीर को भी सुनाई देती है। समीर अपने दोस्त अमित के पास जाता है और, भाई अमित, हमें वो जादुई रोटी जहाज को उन गरीब माँ बेटी से चुरा लेना चाहिए। उसके बाद दोनों अंजलि और किशोरी के घर जाते हैं। दोनों उस समय सो रही होती है। समीर जादुई रोटी जहाज को उठाकर अपने हाथ में ले लेता है और, दोस्त देख, आखिर ये जादुई रोटी जहाज हमारी ही हो गई। दोनों उस रोटी जहाज को लेके भाग जाते हैं। थोड़ी ही बाद मुखिया जी चिल्लाते हुए अंजलि और किशोरी के घर आते हैं और, किशोरी किशोरी, मेरे बेटे की जान बचा लो। मुखिया की बात सुनकर, काका क्या हुआ आपके बेटे को? मुखिया कुछ नहीं कह पाता है और दोनों को अपने घर के बाहर लेके आता है और वहां समीर अपने दोस्त के साथ ऊपर आसमान में जादुई रोटी जहाज में खड़ा होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। ये सब देखकर अंजलि और किशोरी को सब समझ आ जाता है। जादुई रोटी जहाज, मेरी बात सुनो
और इन दोनों को माफ कर दो और इन्हें नीचे उतार दो। उसका ऐसे कहते ही जादुई रोटी जहाज नीचे जमीन पर उतर जाती है और वापस अपने छोटे आकार में बदल जाती है। उसके बाद अंजलि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम दोनों की जान बचा ली। अंजलि, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने उस दिन भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और आज भी तुम्हारी जादुई रोटी जहाज चुरा ली। ये सब सुनकर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर तुम ऊपर आसमान में कैसे पहुंच गए? मुझे ऊपर आसमान में उड़ने का मन कर रहा था और मैंने इस जादुई रोटी जहाज को उड़ने को कहा और ये हवा में उड़ने लगा, पर थोड़ी ही देर में डर लगने लगा और हमने इसे नीचे उतरने को कहा, पर जादुई रोटी जहाज ने हमारी बात नहीं सुनी। इतना सुनते ही अमित बोलता है, उसके बाद हम दोनों चिल्लाने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर मुखिया काका बाहर आ गए और हमें ऊपर देखकर सब समझ गए और तुम्हारे पास मदद के लिए भागे। ये सब सुनकर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। उसके बाद अंजलि, समीर और अमित तीनों दोस्त बन जाते हैं। तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंजलि और किशोरी उस जादुई रोटी जहाज से हर जरूरतमंद की मदद करती है। शाम का समय था। रुद्रपुर गांव के सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी पौ पौ की आवाज सभी बच्चों का ध्यान उधर खींचता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला आया, चलो चलो सब आइसक्रीम खाते हैं। याहू, मेरा फेवरेट आइसक्रीम वाला आ गया। मीना रुको, मैं भी आई। सभी बच्चे दौड़कर जाकर आइसक्रीम वाला को घेर लेते हैं, लेकिन स्वाति और सोना दोनों बहनें मैदान में ही खड़ी रह जाती है। फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दी। तभी पीछे से आवाज आता है, आ जाओ बच्चे, उधर क्यों जा रहे हो? तुम भी आइसक्रीम ले लो। नहीं चाचा, हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे। चल स्वाति, घर चल, माँ घर पर अकेली होगी। हाँ हाँ चाचा, हम लोग आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हमें घर पर काम है। तभी सोना और स्वाति के पिताजी जोगिंदर, जो बैलगाड़ी चलाते थे, वहां से गुजर रहे थे। ओ आइसक्रीम वाले भैया, तनिक अपना दुकानिया आगे बढ़ाइए। अरे हमारी बैलगाड़ी के आगे निकले दो। इन लइकन के भीड़ आइसक्रीम खा के ही छठी है यहाँ से। क्या करबा हो भैया, हमारा कस्टमर तो यही बच्चे हैं। ये बाबू लोगन जरा बगल में हट जा, बैलगाड़िया निकल जाए दो। हाँ, अब ठीक बा। चल मेरे हीरा मोटी, सरपट चल। हो हो हो। अरे सोना स्वाति, तुम भी आकर आइसक्रीम खा लो। ये आइसक्रीम वाले भैया, इन दोनों को भी आइसक्रीम दे दो। अरे भैया, हम तो कब से कहत रही कि आके आइसक्रीम खा लो। सब बच्चे खात है तो खा लई, पैसा तो बाद में मिलत रही, पर ये बच्चियां मानत ही नहीं। जोगिंदर दोनों बहनों को अच्छा वाला आइसक्रीम खिलाते हुए बैलगाड़ी पर बैठकर घर ले आता है। दोनों बहनें आइसक्रीम खाकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, देखो पिताजी आ गए। हम दोनों बहनें पिताजी की बैलगाड़ी पर आए हैं। पिताजी ने हमें अच्छा वाला आइसक्रीम भी खिलाया। हाँ माँ, मलाई वाला आइसक्रीम बहुत ठंडा और मीठा था। तू खाती तो इस गर्मी में तुम्हें भी ठंडक मिलता। काश हम अमीर होते तो रोज हम ढेर सारे आइसक्रीम खाते। अच्छा कोई बात नहीं कमली, रविवार को सेठ पैसा देगा तो तुम्हें भी मलाई बर्फी खिला दूंगा। हमें नहीं खाना आपकी आइसक्रीम, पहले हमें कर्जा खत्म करना है। घर गिरवी रखी है, किसी तरह पेट काटकर सेठ से घर छुड़वाना है। सब्जी लाए हैं, मैं बोली थी ना कि सब्जी लेते आइएगा। अरे कमली, मेरे पास कुछ 40 रुपए ही थे। सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, तभी मेरी नज़र सोना और स्वाति पर पड़ी। बेचारी मन को मारकर घर लौट रही थी, तो मैंने उन्हें उसी रुपए का आइसक्रीम खिला दिया। वाह, अब क्या बनेगा, क्या खाओगे? अरे आज शनिवार है, क्यों ना खिचड़ी बनाया जाए। पर तुझे तो खिचड़ी नहीं पसंद, तू क्या खाएगी? मेरा क्या है, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। सोना और स्वाति को बहुत दुख होता है कि उन्होंने सब्जी के पैसे का आइसक्रीम खा लिया। सोना बोलती है कि कल रविवार है और रविवार को माँ का व्रत है। माँ आज भी नहीं खाई और कल भी भूखी रहेगी।
दोनों रोते रोते सो जाती है। कल दोपहर में स्वाति जल्दी आओ, देखो ना माँ कैसे लेटी हुई है आंगन में। माँ, माँ, क्या हुआ तुम्हें? क्यों लेटी हो यहाँ? उठो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। कल भी तुमने नहीं खाया और आज भी भूखी हो। छोड़ दो ये व्रत, इतने दिन से कर रही हो, लेकिन हम गरीब के गरीब ही है। ऐसा नहीं कहते बेटी, व्रत तो हम शांति के लिए करते हैं, मन की शुद्धि के लिए करते हैं, लेकिन हम अमीर क्यों नहीं है? पिताजी इतने मेहनत करते हैं, सर्दी गर्मी धूप बरसात सभी दिन काम करते हैं, फिर भी हम गरीब ही है। कमली के पास स्वाति के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो जाती है। अब चुप भी रहो स्वाति, माँ को आराम करने दो। तुम पंखा झेलो और मैं पैर दबा रही हूँ। इसी तरह गरीबी में उनकी ज़िंदगी चल रही थी। आइसक्रीम वाला रोज़ गांव में आता, सभी बच्चे खाते, लेकिन दोनों बहनें मन को बहलाकर रह जाती। एक दिन, दीदी क्या तुम्हें उस दिन वाला आइसक्रीम का स्वाद याद है? कितना टेस्टी था। क्या हम लोग फिर कभी आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे? ऐसी बात नहीं है, जब पिताजी के पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तो हम भी आइसक्रीम खाएंगे। अरे पिताजी आ गए। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए पिताजी? वो बेटा फटाफट तैयार हो जाओ, आज सेठ जी के बेटी की जन्मदिन है, पूरे परिवार के साथ आने को बोला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप इन दोनों को लेकर चले जाइए। दोनों बहनें पिताजी के साथ पार्टी में पहुंचती है। पार्टी बहुत शानदार थी। अगल बगल गांव के रईसों के बच्चे कीमती कपड़े पहन आए हुए थे। केक काटने के बाद स्वादिष्ट खाना खाकर सभी आइसक्रीम के मजे ले रहे थे। दोनों बहनें आइसक्रीम के ठेले के पास जाती है। आइसक्रीम वाले भैया, हमें भी एक आइसक्रीम देना। अरे तुम लोग पार्टी में कैसे घुसाए? आए, पता नहीं कि यहाँ पार्टी चल रही है? पता है, मेरे पिताजी के सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तभी तो हम आए हैं। ठीक है, उधर साइड में रहो, जब इन लोगों से बचेगा तब तुम्हें देंगे। भैया एक ही आइसक्रीम दे दो, हम उसी में बांट कर खा लेंगे। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई एक आइसक्रीम लेने वाली। कभी अपने पैसे से आइसक्रीम खाई है? मुफ्त के खाने के लिए पूरा परिवार दौड़ चली आई। सोना को बहुत बुरा लगता है। वो स्वाति का हाथ पकड़ खींचते हुए अपने पिताजी के पास आती है। फिर सभी घर चले आते हैं। दोनों बहनों को नींद नहीं आती है। तुम्हें बहुत मन था ना आइसक्रीम खाने की? हाँ दीदी, लगता है इस जन्म में हम कभी आइसक्रीम का स्वाद नहीं ले पाएंगे। ऐसा नहीं सोचते पगली। रात 2 बज रहे हैं, चल सो जा। बाहर बादल गरज रहे हैं और बिजली भी चमक रही है। कल माँ को भी पिताजी डॉक्टर से दिखाने ले जाएंगे। दीदी गर्मी लग रही है, चलो ना थोड़ी देर आंगन में बारिश को देखते हैं। ठीक है, चल। दीदी वो सफेद बादल को देखो, काले बादलों के बीच कैसे चमकते हुए आ रहा है, मानो आइसक्रीम का ठेला हो। तू आइसक्रीम भूल ही नहीं सकती। अब बादल में भी तुम्हें आइसक्रीम नजर आ रही है। थोड़ी देर में बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं। दीदी देखो बर्फ के गोले। मैं ना कह रही थी कि आइसक्रीम के ठेला जैसा बादल है। काश ये बर्फ मलाई से मिलकर आइसक्रीम बनकर हमारे आंगन में बरसता। तभी जोरदार बिजली चमकती है और बादल गरजता है। उसके साथ ही सोना और स्वाति का आंगन में आइसक्रीम का बारिश होने लगता है। दीदी ये देखो आइसक्रीम। सचमुच भगवान देर सवेर हमारी बातें सुन लेते हैं। वाह, सचमुच खाकर देखना, इतना टेस्टी आइसक्रीम आज तक नहीं खाए हमने। वो देखो वही सफेद बादल का आइसक्रीम ठेला से ये आइसक्रीम हमारे यहाँ गिर रहा है। दोनों बहनें खूब आइसक्रीम खाती है और मटके में भरकर रख लेती है। सुबह जोगिंदर कमली को लेकर डॉक्टर से दिखाने शहर जाता है। डॉक्टर बोलता है कि कमली को कैंसर है। अभी शुरुआत ही है, इसलिए 1 सप्ताह के अंदर ऑपरेशन करने से ठीक हो जाएगा, नहीं तो बाद में मरीज को बचा पाना मुश्किल है। दोनों वापस घर आ जाते हैं। डॉक्टर क्या बोले पिताजी? माँ का तबीयत को क्या हुआ है?
डॉक्टर बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मरीज को बचाना मुश्किल है। ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे। पता नहीं, अब तो भगवान ही मालिक है। तभी आइसक्रीम वाला दरवाजे पर आवाज लगाता है, आइसक्रीम आइसक्रीम ले लो। स्वाति दौड़कर अंदर से आइसक्रीम वाला मटका ले आती है। आइसक्रीम वाले चाचा, 1 मिनट रुकना। ये मटके में कुछ आइसक्रीम है, इसको बेचकर पैसा दे दीजिए, हमारी माँ का ऑपरेशन करवाना है। अरे वाह बेटा, मैं 40 वर्षों से आइसक्रीम बेच रहा हूँ, लेकिन ऐसा टेस्टी आइसक्रीम आज तक नहीं देखा। लाओ, मैं बेचकर तुम्हें शाम को पैसे दे दूंगा। शाम को आइसक्रीम वाला 300 रुपए लाकर देता है। सभी आंगन में बैठे थे। तभी दीदी देख लो, कल वाला वही सफेद आइसक्रीम ठेला वाला बादल। अरे हाँ, सचमुच वही बादल है। विश्वास नहीं हो रहा, वो हमारे तरफ आ रहा है। हाँ दीदी, काश आज भी हमारे आंगन में आइसक्रीम की बारिश हो जाए। पिताजी हट जाइए बादल से, कुछ गिर रहा है। कुछ नहीं पगली, ध्यान से देख, आइसक्रीम है। वाह, हे भगवान, मेरा पूरा आंगन आइसक्रीम से भर दीजिए। कसम से एक भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, सारा बेचकर माँ का ऑपरेशन करवाऊंगी। सारा आंगन आइसक्रीम से भर जाता है। जोगिंदर सुबह में आइसक्रीम वाला चाचा को बुलाकर ले आता है। चाचा अगल बगल के सारे आइसक्रीम ठेले वाले को बुलाकर ले आते हैं। टेस्टी आइसक्रीम हाथों हाथ साफ हो जाता है। सभी जमकर कमाते हैं। अब रोज जादुई बादल आइसक्रीम का ठेला जोगिंदर के आंगन को आइसक्रीम से भर देता है। अब सोना स्वाति ब्रांड आइसक्रीम का ठेला शहरों में भी धूम मचा देता है। कमली का ऑपरेशन भी हो जाता है। रमेश एक गरीब मजदूर था जो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम सीमा था और 3 बच्चे थे जिनका नाम बबलू, बंटी और टीना था। वो लोग गरीब थे और मुश्किल से अपना जीवन काट रहे थे, पर फिर भी वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे। आज से मुझे सेठ जी के घर काम करना है। वो अपने घर की मरम्मत करा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना कि वो मेरे काम से खुश हो जाएं और तय पैसों से थोड़े ज्यादा पैसे दे दे। ये तो भूल ही जाओ आप, वो सेठ बहुत कंजूस है। वो एक पाई भी ज्यादा नहीं देगा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, पर फिर भी मेहनत और प्रार्थना करना हमारे हाथ में है, सो हम कर सकते हैं। ये बोलकर रमेश काम के लिए निकल जाता है। इधर सीता बच्चों को जगाती है और उन्हें स्कूल जाने के लिए कहती है, तो टीना कहती है, अरे माँ, आप फिर भूल गई। हमारी समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियाँ चालू हो गई है। अब हमें 1 महीने तक स्कूल नहीं जाना है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, अब गर्मी की छुट्टियां हैं। मतलब अब तुम तीनों पूरे पूरे दिन मेरा दिमाग खाया करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उधर रमेश सेठ के घर काम कर रहा होता है। क्या बात है रमेश, बड़े हल्के हाथ से काम कर रहा है। तुझसे नहीं हो रहा है तो बता दे, मैं किसी और को बुला लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल ना कहें, मैं कर रहा हूँ। रमेश मेहनत से काम करता है, पर सेठ को उसका काम पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक लालची इंसान था जो चाहता था कि एक इंसान के दाम में 2 लोग काम कर ले। वो रमेश से कहता है, देख भाई रमेश, तू बड़ा ढाली काम कर रहा है। कल से तू अपने साथ किसी और को लेकर आना ताकि काम जल्दी हो सके, समझा? तो आप उसे भी पैसे दोगे ना? अरे पैसे तो मैं तुझे दे रहा हूँ ना, पर तू एक इंसान का काम ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे मुझे तो घाटा हो रहा है। अरे परवर कुछ नहीं, काम कर और निकल यहाँ से। रमेश एक सीधा इंसान था, वो कुछ भी नहीं बोल पाता, पर वो चिंता में पड़ जाता है कि बिना पैसों के भला कौन काम करेगा। फिर वो काम करके घर चला आता है। क्या जी, बड़ा परेशान लग रहे हो? रमेश पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर सीता कुछ कह पाती उससे पहले ही बबलू कहता है, मैं चलूंगा, मैं भी चलूंगा। ये दोनों जाएंगे तो मैं भी चलूंगी। पर तुम लोगों का स्कूल? आज से हमारी गर्मियों की छुट्टियां हैं। पहले तो रमेश उन तीनों को इसके लिए मना करता है, पर फिर उसे लगता है कि
कि तीनों बच्चों के जाने से काम बहुत जल्दी से हो जाएगा तो वो मान जाता है। अगले दिन चारों लोग सेठ के घर पहुंचते हैं। मैं अपने बच्चों को लाया हूँ, मुझे मतलब नहीं है, बस तू काम कर। उसके बाद वो लोग काम में लग जाते हैं। टीना पानी भरती है, बबलू ईंट साफ करके रमेश को देता है और बंटी रमेश पर हवाव करता है। तीनों बहुत मन लगाकर अपना अपना काम करते हैं। तीनों को ही ये काम करने में बहुत मजा भी आ रहा था। तभी अचानक वहाँ सेठ आता है। हाँ, आज देखो सही काम हो रहा है। सेठ, खाने का समय हो गया है, हम लोग खाना खा लें? हाँ हाँ, खा लो। उसके बाद रमेश टिफिन उठाता है और चारों लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाकर बंटी हाथ धोने के लिए सेठ के बरामदे की तरफ चला जाता है, जहाँ एक झूला लगा हुआ होता है। उसे देखकर बच्चे का मन लालसा से भर जाता है और वो उस पर बैठकर झूलने लगता है। अरे, ये झूला तो बहुत ही अच्छा है। तभी वहाँ टीना और बबलू भी आ जाते हैं और वो भी उस झूले पर झूलने लगते हैं। अरे, ये झूला तो बहुत अच्छा है। हाँ, इस पर तो कितना मजा आ रहा है। वो लोग मजे से झूला झूल रहे होते हैं, तभी वहाँ सेठ आ जाता है और वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे झूले पर बैठने के? वो सेठ जी, हम तो बस। चुप, निकल जाए यहाँ से। सेठ तीनों को बाहर लाता है। क्या हो गया सेठ जी? ये तीनों मेरे झूले पर बैठे थे, संभालो इनको। तो क्या हो गया सेठ जी? बच्चे हैं, उनका मन करता है झूले पर बैठने का, बैठ लेने दीजिए ना। वैसे भी तो वो आपका काम कर रहे हैं और आप उन्हें कोई पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तू मुझे सिखाएगा अब? चल निकल जा यहाँ से, कोई काम वाम नहीं करवाना है तुझसे। ये ले आधे दिन के पैसे और अब वापस आना मत, चल जा। सेठ उन चारों को घर से बाहर निकाल देता है। रमेश को बुरा लगता है, पर वो उदास नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि उसे अगले दिन कहीं और काम मिल जाएगा। पर बच्चे दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें झूला झूलना था। तभी रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बेटा, मेरे पास कुछ कच्चे आलू हैं, पर उनको पकाने के लिए कोई सामान नहीं है। तुम अगर उनको पकाने में मेरी मदद कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। हाँ, क्यों नहीं, मैं घर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, बनवा दूंगा। वो सब लोग घर जाते हैं। रमेश सीता से कहकर उन आलूओं को पकवाता है और उस बूढ़े को खाने को दे देता है। बूढ़ा आदमी खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मेरे पास ये एक और आलू पड़ा है, ये तुम लोग रख लो। मेरी भूख तो मिट गई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इस आलू की हमसे ज्यादा आपको जरूरत है। इसे इस बूढ़े का आशीर्वाद समझ कर रख लो। बंटी वो आलू बूढ़े आदमी के हाथ से ले लेता है और वो आदमी चला जाता है। फिर बंटी उस आलू को पकड़े पकड़े उदास मन से कहता है, काश हमारे घर में भी एक बड़ा सा झूला होता। उसके इतना कहते ही वो आलू उसके हाथ से निकलता है और उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो आलू 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और यूं ही दोगुना होते चला जाता है और अंत में वो सब आलू मिलकर एक बड़ा सा झूला बन जाते हैं। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे, ये क्या हो गया? ये तो झूला बन गया। ये आलू तो जादू ही निकला। ये बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, सही कहा बेटा। फिर वो सब लोग बारी बारी उस झूले में झूलते हैं। वो लोग जब झूले में बैठते हैं तो बहुत ही तरोताजा महसूस करते हैं। तभी उनकी पड़ोसन आती है, जिसके बेटे के पैरों में पोलियो होता है। उसे भी वो लोग झूले में बैठाते हैं और उसका पोलियो ठीक हो जाता है। अरे, ये झूला तो जादुई है, इसने मेरे बच्चे का पोलियो ठीक कर दिया। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रमेश के घर में आलू का झूला है, जो कि लोगों के दर्द को दूर करता है। बस फिर क्या था, पूरे गांव से लोग उसके घर आने लगते हैं और अपनी बीमारियां ठीक करने लगते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में एक दिन सेठ भी आता है। आइए सेठ जी, बैठिए। सेठ उस झूले पर बैठता है और उसके जोड़ों का दर्द गायब हो जाता है और वो बिल्कुल जवान महसूस करता है। मुझे माफ कर दो रमेश,
मैंने तुम्हारे बच्चों को अपने झूले पर नहीं बैठने दिया, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की। ये तो मेरा फर्ज है। बुराई का बदला बुराई से देने से कुछ अच्छा नहीं होता। अब उस पूरे गांव में सब लोग स्वस्थ हो गए थे और एक अच्छा जीवन गुजार रहे थे। इधर रमेश भी अपने बच्ची और पत्नी के साथ उस आलू झूले पर खूब झूला करता था और खुश रहता था। कनकपुर के चौराहे के पास गली में ही मुन्नन दर्जी की दुकान थी। दुकान क्या थी, एक स्टूल के सामने सिलाई मशीन रख लिया था। वो मशीन भी पुरानी थी, पर उसके कमाने खाने का साधन बन गई थी। एक दिन उसी मोहल्ले में रहने वाले, इस जैकेट की मरम्मत कर देगा क्या? जी साहब, कर तो दूंगा, पर पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? करीब 100 रुपए लग जाएंगे। इतने ज्यादा? साहब, खोलना भी तो होगा, उसमें बहुत मेहनत लगती है। रहने दे, तू ही अकेले थोड़ी है, बहुत से दर्जी हैं। देख लो साहब, अगर कोई 150 से कम कर दे तो ठीक है। सुधीर बाबू कुड़कुड़ाते हुए चले आए। आधे घंटे बाद वापस आए। चल भाई, तू ही बना दे, ले लेना 100 रुपए। बाबूजी, गलत पैसे नहीं मांगता, वरना इतने दिनों से इसी स्टॉल पर बैठकर मरम्मत नहीं कर रहा होता। रोज पुलिस का डर बना रहता है, सो अलग मेरी भी अपनी एक दुकान होती। अच्छा लो, कल तक दे देना। जी बाबूजी, कल इसी वक्त ले जाइएगा। मुन्नन ने उनकी जैकेट पलटकर सिलाई के लिए खोलनी शुरू कर दिया। पॉकेट पर नजर पड़ते ही वो चौंक गया। इसमें क्या रखा है? पॉकेट देखा तो उसमें सोने की एक चेन रखी हुई थी। चलो कोई बात नहीं, कल जब सुधीर बाबू आएंगे तब उन्हें लौटा दूंगा। सुधीर बाबू भूल गए होंगे इसमें रखकर। दूसरे दिन जब सुधीर बाबू आए तो मुन्नन ने उन्हें जैकेट पकड़ा दिया। उन्होंने उसे 100 का एक नोट पकड़ा दिया। बाबूजी, इसकी पॉकेट में ये सोने की चेन पड़ी थी, इसको रख लीजिए। अच्छा लाओ, दो। सुधीर बाबू को याद आया कि उनकी पत्नी ने ये चेन ठीक करवाने को दी थी और वो इसे जैकेट में रखकर भूल गए थे। आज तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता। ये दर्जी तो निहायत शरीफ और ईमानदार निकला। इतनी महंगी चेन इसने वापस कर दी, रख भी तो सकता था। वो घर आए तो अपनी पत्नी जानकी से, जानकी, तुम्हारी चेन तो आज बच ही गई। देखो, ये चेन जैकेट में ही रखकर भूल गया था। जैकेट दर्जी को देकर आया था, उसने आज ये चेन लौटा दिया। देखो, आज के जमाने में भी कितने ईमानदार लोग हैं। अभी एक चेन बनवानी पड़े तो 50,000 लगते हैं। सुनो, मैं सोच रहा हूँ हमारे पास बाहर की तरफ जो एक कमरा खाली पड़ा है, क्यों ना उसको दे दें। कम से कम बेचारे को एक स्थायी जगह मिल तो जाएगी, और हम भी कहीं आएंगे जाएंगे तो घर की चिंता भी नहीं रहेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर बाद में कहीं उसकी दुकान चल निकली और वो कमरा छोटे से इनकार कर दिया तो? इतनी दूर की क्यों सोच रही हो? अगर नहीं ठीक लगता है तो हटाते कितना समय लगेगा? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन ही सुधीर बाबू मुन्नन की दुकान पर पहुंच गए। अच्छा भाई मुन्नन, घर में कौन कौन है? बाबूजी, सिर्फ मैं और मेरी पत्नी। शादी को 8 साल हो गए हैं, कोई संतान नहीं है। कल तुम कह रहे थे ना कि ज्यादा पैसे मांगता तो अपनी भी दुकान होती। मेरे पास बाहर की तरफ एक कमरा है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी मशीन उसी में रखो और एक तरफ अपने रहने का इंतजाम कर लो। बरामदा में आंगन है, तुम्हें रोज रोज पुलिस का डर भी नहीं रहेगा। अरे नहीं बाबूजी, मैं यहाँ ठीक हूँ। मेरी पत्नी अकेली रहती है, उन्हें भी तुम्हारी पत्नी का साथ मिलनी चाहिए। उनके काम में थोड़ी मदद करवा देगी। पर बाबूजी, इतना किराया कहाँ से आएगा? जैसा आपने बताया, आपका घर तो बड़ी अच्छी जगह पर है। मैं कोई किराया नहीं मांग रहा हूँ, बस एक ईमानदार आदमी की तलाश में था। हम लोग अक्सर बच्चों के पास चले जाते हैं, घर की चिंता सताती रहती है। तुम रहोगे तो हम निश्चिंत होकर जा सकते हैं। ठीक है बाबूजी, कल बताता हूँ। हाँ, अपनी घरवाली से पूछ लो, फिर जवाब देना। मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद बाबूजी मेरी ईमानदारी पर मुग्ध हो गए हैं, वरना कौन अपना घर दे देता। 1000 रुपए घर का किराया देता हूँ, दुकान के लिए पुलिस को अलग से देना पड़ता है। मौका अच्छा है, किसी से पूछने की जरूरत ही क्या है। उस दिन सारे समय वो खुश होकर काम करता रहा। घर गया तो अपनी पत्नी से सारी बात बताई। उसकी पत्नी, देख लो, ये घर भी छोड़ते और वहाँ भी ठीक ठाक ग्राहक न मिले तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। एक काम करते हैं, पहले मशीन वहाँ रखकर कुछ दिन सिलाई करते हैं। अगर दुकान चल निकली तो वहाँ रहने लगेंगे। क्या सोचती हो? हाँ, ये भी तो ठीक रहेगा।
अभी ये घर नहीं छोड़ेंगे। दूसरे दिन जब सुधीर बाबू आए तो मुन्नन उनके साथ जाने को तैयार था। एक रिक्शा बुलाकर उस पर मशीन रखवा दिया और दोनों लोग रिक्शा पर सवार होकर सुधीर बाबू के घर के सामने पहुंच गए। सुधीर बाबू का घर क्या था? पूरी हवेली थी। मुन्नन हैरानी से हवेली की तरफ देखने लगा। अंदर ले चलो भाई। रिक्शा भीतर गया तो सुधीर बाबू उतर गए और बोले, मशीन उसी कमरे में उतार कर रख दो। मुन्नन ने मशीन रखवाकर रिक्शे वाले को पैसे दे दिए, पर अपना झोला एवं अन्य सामान कमरे में रखने लगा। तभी तुम्हारा परिवार नहीं आया? बाबूजी, अगले हफ्ते तक आ जाएगी वो। ठीक है, अपना सामान जमा लो। मुझे लगता है यहाँ तुम्हारी दुकान चल निकलेगी, क्योंकि इधर कोई दर्जी भी नहीं है। सुधीर बाबू ने हवेली से उसके लिए चाय और बिस्किट्स भिजवा दिया। उसने अपना काम शुरू कर दिया। मुन्नन के पास ग्राहक आने लगे थे। सुधीर बाबू भी याद कदा कोई चीज सिलवाने के लिए दे जाते, पर मुन्नन उनसे पैसे न लेता। 1 महीना बीत गए। मुन्नन अपनी पत्नी मीना को भी ले आता है। अरे बाप रे, तुम यहाँ रहते हो? किस्मत जाग गई हमारी तो। मैं तो सबसे पहले मालकिन से मिलने जाऊंगी। देखो जरा कैसी है। ठीक है, चली जाना। पहले अपना चूल्हा चौका तो जमा लो। हाँ, काम खत्म करके ही जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मीना घर का सारा काम खत्म करके शाम को हवेली पहुंच गई। अभी वो दरवाजे पर ही थी, अपने पति का नाम सुनकर वही ठिठक गई। उसने मालकिन को कहते हुए सुना कि तुम कह रहे थे कि मुन्नन की पत्नी की कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम ये बच्चे उन्हें दे दे। हम भी बदनामी से बच जाएंगे और उनकी भी माँ बाप बनने की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो तो ठीक है, पर तुम्हारी लाडली जब ठीक होकर अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दोगी? रवि अगर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा न जाता तो हमारी बेटी को ये सब दुख झेलना ही नहीं पड़ता। मीना चुपचाप वहाँ से वापस आ गई। आते ही, सुनो जी, हमारी किस्मत खुलने वाली है। क्या हुआ? मीना ने मुन्नन से वो सारी बातें बता दी जो कुछ वहाँ सुना था। तू सच कह रही है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? हमारा घर उसकी किलकारियों से गूंज उठेगा। मीना खुशी खुशी घर का काम करने लगी। तभी सुधीर ने आवाज लगाई, मुन्नन, मुन्नन, तुम्हारी पत्नी आ गई है क्या? जी बाबूजी, आज ही आई है। हवेली में भेज दो, जरा जानकी ने बुलाया है। जी बाबूजी, अभी चली जाएगी। मीना हवेली में गई तो जानकी ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया, फिर आंसू पोंछते हुए सारी बातें दोहरा दी। पर मालकिन, गुड्डू बेबी मान जाएगी। अफसोस तो इस बात की है कि गुड्डू को ऐसा सदमा लगा है कि वो पागल हो गई है। उसे तो पता ही नहीं कि उसका बच्चा किस हालत में है। एक्सीडेंट के समय दोनों साथ ही थे। वो चला गया और ये बच गया। जब इसको होश आया तो रवि जा चुका था। बच्चे को तो तब से मैं संभाल कर रखी हूँ। मालकिन, मुझे ये बच्चा दे दीजिए, मैं इसे पानी छाती से लगा कर रखूंगी। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ, हम हर महीने तुम्हें 10,000 रुपए भेज दिया करेंगे। मेरे कलेजा का टुकड़ा है ये बच्चा, बस किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गरीब मुन्ना दर्जी का किस्मत खुल गई थी। उन्होंने उसी दिन कनकपुर छोड़ दिया। वहाँ जाकर चिट्ठी लिखकर अपना पता सुधीर बाबू को भेज दिया करती।